डेट है आज 13 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एंशियंट मेगालिथिक जार्स इन असम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में। कुछ प्राचीन काल के मेगालिथिक स्टोन वगैरह मिले हैं असम में। मेगालिथिक का मतलब क्या है? मेगा का मतलब होता है लार्ज, लिथिक मतलब स्टोन। स्टोन के पत्थर के बने हुए बड़े बड़े कुछ बर्तन टाइप के, जार टाइप के, ये असम में मिले हैं, असम की दीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट में। ये सेकंड मिलेनियम बीसी के हैं, क्योंकि इनसे ये पता लगता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो कभी कनेक्टेड था साउथ ईस्ट एशिया से। जिस तरह से ये इंडिया भाई साहब हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इससे ये पता लगेगा कि ये साउथ ईस्ट का जो रीजन है ये वाला रीजन, कि इस वाले रीजन से म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक यहाँ पे ये ट्रेड हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था, या इनसे कल्चरल लिंक थे, ऐसा कुछ इनसे पता लगेगा। ये हैं जो जार मिले हैं पत्थर के, इन्हीं का नाम है मेगालिथिक जार। एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम है, ये पेपर का नाम रखा है डॉक्यूमेंट का जिसके जरिए ढूंढे गए हैं। एन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स, ये डॉक्यूमेंट है। इनमें 3 डिफरेंट तरह की जार शेप मिली हैं, अलग अलग तरह की। कोई बाइकोनिकल है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई कॉनिकल है, इस तरह की शेप मिली हैं। ये साइट जो मिली है इनमें लगभग 546 जार्स हैं, 3 तरीके के मिले हैं, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, बाइकोनिकल। जो एशियन आर्कियोलॉजी में पब्लिश हुआ है ये स्टडी का मतलब जो ये रिसर्च वगैरह की है, और ये बताएगी असम का लाओस इंडोनेशिया से क्या कल्चरल रिलेशनशिप थे। ये 2 साइट मिली हैं और ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट भी समझी जा रही हैं, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऐसी साइट समझी जा रही हैं जिनमें ये मेगालिथिक स्टोन वगैरह मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पहला अवार्ड मिलेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये अवार्ड जो लता मंगेशकर सिंगर थी भाई साहब, उनके मृत्यु के बाद ये एस्टेब्लिश किया गया। ये अवार्ड पहली बार मिलेगा मोदी जी को। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ लो, ये देगी अवार्ड को, इसी ने इन्फॉर्म किया है। इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और है हृदय आर्ट करके, ये दोनों मिलकर ये अवार्ड देंगी, इन्होंने सेटअप किया है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? देखो, इस अवार्ड का टारगेट रहता है जिसने भी हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे राष्ट्र के लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कि समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाएगा एनुअली पर्सन को दिया जाएगा जिसने भी हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना गया क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेट्समैन की तरह साबित हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता की तरह, जिन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल लीडरशिप प्रदान की। उनके इंस्पिरेशन को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, मतलब जो ग्रेटेस्ट लीडर हैं उनमें से एक है मोदी जी, जिन्होंने इंडिया की इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री की तरह उन्होंने एक इंडिया को इमेज दी है। तो ये अवार्ड देखो जो दिया जा रहा मोदी जी को इस नाम से, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये भाई साहब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, एक तो ये नाम है ये वाला, और एक अवार्ड इसी तरीके के और भी अवार्ड है, जैसे ये है दीनानाथ अवार्ड, ये दीनानाथ अवार्ड हो गया, मास्टर दीनानाथ अवार्ड। ये दिया जाएगा सिंगर हैं एक राहुल देश पांडे, इनको दिया जाएगा। और इनके साथ साथ एक स्पेशल अवार्ड ही हैं, यानी कि जिनको अवार्ड मिलेगा उनको भी दिया जाएगा। आशा परेख है, जैकी श्रॉफ एक्टर आप जानते होंगे, इनको दिया जाएगा। और एक मुंबई ढाबा वाला, ये न्यूटन, ये टिफ़िन सप्लायर हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं ढाबा वाला को, ये खाना वगैरह सप्लाई करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये अवार्ड जो ये है दीनानाथ अवार्ड दिया जाएगा इनको, मास्टर दीनानाथ अवार्ड। और जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो मोदी जी को दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेलिना मिसाइल्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिजीनसली डेवलप की गई है ये। इंडिजीनस का मतलब होता है हमारे देश में ही कोई डेवलप की जाए या किसी भी देश में डेवलप की जाए, उसकी इंडिजीनस कोई भी मिसाइल्स, वीपन या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है।
ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। ये मिसाइल है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। एंटी टैंक का मतलब है जो टैंक वगैरह होते हैं ना, आर्मी नेवी वगैरह के, आर्मी के होते हैं, आर्मी चलाती है जिनसे गोला बारूद, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है हेलिना मिसाइल। 11 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया इसका हाई एल्टीट्यूड रेंज से। ये देखो भाई साहब, ये है हेलिना मिसाइल, और हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। किसने बनाई है ये? डीआरडीओ ने मिलके बनाई है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ। साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दिल्ली में सेटअप है इसका हेडक्वार्टर, 1958 में बनाई थी गवर्नमेंट ने। हमारे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है ये। इसका फर्स्ट ट्रायल किया गया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से हेलिना का। और देखो ये इसकी एक रेंज है, शॉर्ट रेंज तक ही ये कर सकती है, टारगेट हिट कर सकती है। इमेजिंग इंफ्रारेड पे ये काम करती है, और इस पे काम करने के बाद एंटी टैंक वीपन्स की तरह ये काम करती है। और मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वीपन्स जितने भी वर्ल्ड में हैं उनमें से एक हेलिना मिसाइल्स है। इसकी मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर की है। 7 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ये हिट कर सकती है जहाँ से भी छोड़ी जाएगी। और ये देखो दोनों तरीके से हिट कर सकती है। एक तो क्या है, डायरेक्ट हिट कर सकती है, जैसे मान लो यहाँ से मिसाइल छोड़ी गई, यहाँ पे टैंक को उड़ाना है तो यहाँ से डायरेक्ट मार देगी अपने जो भी टारगेट है 7 किलोमीटर की रेंज तक। और दूसरा तरीका ये है, टॉप में जाके ये हिट कर सकती है टारगेट को। टॉप में जाके कैसे जाएगी? जैसे यहाँ से मिसाइल छोड़िए, ये पहले ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी, और फिर अपने टारगेट को टॉप से हिट करेगी। इस तरह से दो तरीके से ये टारगेट को हिट कर सकती है सर्टेन एल्टीट्यूड तक। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है EBCAS प्रोजेक्ट। EBCAS प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है ये याद रखना है इसमें, और किस लिए है ये याद रखना। दो चीज़ बस आपको याद रखनी है इसमें, दो चीज़ पता होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है जो एरोप्लेन वगैरह के लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाती है हमारे देश में। उसके अंदर ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, उसने ये लॉन्च की है। E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ये। ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन फैसिलिटी देगी, ऑनलाइन फैसिलिटी देगी, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा EBCAS प्रोजेक्ट। फैसिलिटी कैसी? देखो फैसिलिटी सारी भी जो भी एविएशन सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सब ट्रांसपेरेंट होंगे, यूज़र फ्रेंडली होंगे, एफिशिएंट होंगे, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये इंश्योर करेगा। और सारी जो भी फैसिलिटी या प्रोसेसेस होते हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा इसके ज़रिए। जैसे मान लो किसी को कोई भी सर्विस लेनी है, सिविल एविएशन सर्विस, तो उनके रिगार्डिंग ऑनलाइन सारी फैसिलिटी होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई भी यूज़र ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है उस साइट को। इस तरह से फैसिलिटी ऑनलाइन मोड पे प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्कीम तेलंगाना की है, दलित बंधु स्कीम। टारगेट क्या है? जो दलित हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना। अपलिफ्ट का मतलब है उनका एक तरह से उत्थान करना, उनकी सहायता करना, प्रमोट करना उन्हें। क्या है इस स्कीम में? इस स्कीम में 10 लाख रुपए पर फैमिली दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह। किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वो अपना कोई उद्योग खोल सके। एंटरप्रेन्योरशिप को, दलित एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह, यानी कि डायरेक्ट उनके बैंक में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एक फैमिली के। तो वो देखो उन्हें लाइसेंस भी इशू किए जाते हैं। वो लाइसेंस किस लिए? कोई शॉप खोल सकते हैं, जैसे मेडिकल शॉप, वाइन शॉप, या फर्टिलाइज़र की, खाद की शॉप दुकान, या राइस मिल खोल सकते हैं। इस तरह से उनमें उद्योगपति को प्रमोट करना है, इसका टारगेट ये है। इसके लिए एक दलित सिक्योरिटी फंड भी होगा। दलित सिक्योरिटी फंड का मतलब है कि एक मान लो फंड बनाया जाएगा, इसमें मनी होगी जो परमानेंटली यूज की जाएगी दलित लोगों के लिए। दलित सिक्योरिटी फंड से जो भी मनी आएगी, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो वो मैनेज करेंगे इस दलित सिक्योरिटी फंड को। और एक कमेटी होगी बेनिफिशियरी के लिए, जो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको भी लाभ देना, जो पर्सन आएंगे दलित कम्युनिटी में, तो जिसको भी दलित सिक्योरिटी फंड से लाभ देना, तो ये कमेटी जो बैठेगी वो आइडेंटिफाई करेगी। इसका लेकिन क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्यों? देखो दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब वनरेबल, यानी कि कमज़ोर तबके में जो लोग आते हैं।
तो ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा, बुराई क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि देखो गवर्नमेंट है जो तेलंगाना की, ऑलरेडी जो स्कीम्स बनी हुई हैं, योजना या उनके प्रोटेक्शन के लिए और जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एम्पावरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, दलित्स के लिए, उनको तो वो सही से लागू कर नहीं पा रही है, उनको ऑलरेडी सही से लागू नहीं कर पा रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेशन है, लॉ है, कानून है, लेकिन ये अलग से लॉन्च किया जा रहा है, तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसको कैसे लागू करेगी, सही से इम्प्लीमेंट करेगी जब उन्हीं को नहीं लागू कर पा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान देखो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का ये वाला जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट जिसको पीओके के नाम से जानते हैं इंडिया में, सारा का सारा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान या बाल्टिस्तान। ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। कब से? 1947 से ही, क्योंकि 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके 1-2 महीने के बाद ही, कुछ दिन बाद ही, ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलके यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ पे हिट कर दिया था, यानी कि अटैक कर दिया था और इसको कब्जा कर लिया था। इसकी पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं हम। अभी यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है ये रीजन क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान इनकी जो विलेज की लैंड है ना, उस पर अधिकरण कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस वगैरह, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनको लाइसेंस दे दिया माइनिंग करने के लिए, जेम्स वगैरह को माइनिंग करने के लिए, खदानों को खोदने के लिए। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर है इनकी सारी जो भूमि है वो कब्जा करते जा रहा है पाकिस्तान, और इन लोगों की कंसेंट भी नहीं ली, अनुमति भी नहीं ली। तो इसका करंट स्टेटस क्या है गिलगिट बाल्टिस्तान का? अभी ये देखो ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन जब ये बन जाएगा फुल फ्लेज प्रोविंस अगर पाकिस्तान की, तो ये 5वीं प्रोविंस होगी। प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को ही, स्टेट को बोलते हैं, राज्य को। अभी पाकिस्तान में कितनी प्रोविंस है, कितने स्टेट हैं? 4 प्रोविंस है। एक है बलोचिस्तान, एक है खीबर पख्तूनख्वा, तीसरी है पंजाब और चौथी है सिंध। ये 4 प्रोविंस है, 4 राज्य हैं पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान इसको डिक्लेयर कर देता अपना राज्य तो ये 5वां होगा, लेकिन अभी तक ये ऑटोनोमस है, खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बनाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इलीगल तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है इसको। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया का कहना यह है कि पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसी का ही देखो इंटायर रीजन जो है इंडिया का ही पार्ट है, और ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। गिलगिट और बाल्टिस्तान इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री का ही, फुली लीगल भी है और इररिवोकेबल एक्सेशन है, इसको हटाया नहीं जा सकता। गिलगिट बाल्टिस्तान लोकेटेड कहाँ पे? आपने देख लिया, इसके नॉर्थ साइड में चाइना है, अफगानिस्तान इसके वेस्ट साइड में, कश्मीर साउथ ईस्ट में है। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पूरा जोग्राफिकल एरिया इसके अंदर आता है, पूरा जोग्राफिकल बाउंड्री। ये रीजन है जो पार्ट पहले जम्मू कश्मीर का ही हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, तो इंडिया का ही पार्ट हो गया था जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया इस पर, और 4 नवंबर 1947 से ये पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और कुछ ट्राइबल जो मिलिटिया थे उन्होंने इन्वेजन कर दिया था, अटैक कर दिया था कश्मीर पे आज़ादी के बाद। और यहाँ पे देखो चाइना से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी निकल रहा है इस रीजन से। ये जो रीजन है इससे चाइना का सीपैक है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, वो भी इससे गुजर के जाता है। ये वाला यह पार्ट है जो यहाँ से, जिसमें चाइना रोड, रेलवे, पाइपलाइन के जरिए यहाँ कनेक्ट कर रही है इसको ग्वाडर पोर्ट को। ग्वाडर पोर्ट है यहाँ पे पाकिस्तान का, ग्वाडर पोर्ट को कनेक्ट कर रही है चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो, उसके अंदर ये टारगेट है सीपैक का। प्रेजेंट स्टेटस यही है इसका कि देखो पाकिस्तान के कब्जे में, और पाकिस्तान ने वॉयलेशन किया है 28 अप्रैल 1949 का एक रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रिजोल्यूशन। इस कमीशन का रिजोल्यूशन है, लेकिन इस रिजोल्यूशन का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, क्योंकि इस रिजोल्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान को अपनी जितनी भी फोर्सेस थी इस रीजन में वापस लेके जानी थी, लेकिन पाकिस्तान वापस लेके नहीं गया और इस पर कब्जा जमा के रखा है अब तक तब से नवंबर 1947 से अब तक लगभग ये 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अभी तक इसका कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है गिलगिट बाल्टिस्तान का, और वहाँ के लोग परेशान रहते हैं इसी वजह से। और
ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो है, वर्किंग लीगल सिस्टम है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान कब्जा करता है और अपना अधिकार जमाता है उस पर। तो यही थे आज के टॉपिक।